सर पार्ट 1 में G2 भी डाउट है। हाँ ठीक है, G2 भी है, और भी बताइए पार्ट 1 में ना। हाँ, आई और भी 11। डाउट है? और कौन सा? I11। पार्ट 1 में ना। हाँ। ठीक है। सर पार्ट 1 में G1। G1 ठीक है। I11 पार्ट 2 का। और पार्ट पार्ट 2 में G7। G7 हो गया है पार्ट 2 में। ठीक है, और भी हो तो पूछ सकते हो। I11 सर पार्ट 2 का। हाँ जी, सर वो I11 पार्ट 2 का है सर, सॉरी वो पार्ट 2 का है। कौन सा? I11 ना। I11, हाँ वो पार्ट 2 का बोला मैं। ठीक है, सर I6 और I9 भी। इसी में ना I6 और I9। ठीक है, और बताइए। हम्म तो पहला है पार्ट 1 में G2। हमारे पास दिया है G2 में दिया है V इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, देन फाइंड ई वेक्टर। ओके, हमें चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चाहिए तो क्या करेंगे, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x वाई। क्यों? क्योंकि जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्लस ये तो जीरो ही हो गया। फिर ये हमारे पास में डेल v बाई डेल वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2yz, क्योंकि x और z क्या यहाँ कांस्टेंट है। फिर है डेल v बाई डेल z, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। इन वैल्यूज को यहाँ रख दो, तो रहेगा माइनस 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप प्लस वाई स्क्वायर के कैप। तो यही आंसर है। ये आ गया हमारे पास में ई वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास में G1। G1 में अपने को दिया है यहाँ ई वेक्टर इक्वल टू 2y i कैप प्लस 2x j कैप। ओके, देन फाइंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को फाइंड करना है इसमें। तो देखो कैसे करेंगे। हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, सिंस dv वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2y आई कैप प्लस 2x j कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और डी वी इक्वल टू हो गया आई डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, तो यह मिलेगा माइनस 2 को बाहर ले लेंगे तो वाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ देखो
आई जे डॉट आई है तो सब जीरो हो जाएगा, तो जे डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, 2 को बाहर लेंगे तो एक्स डी वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को बाहर रहने देते हैं तो ये हो गया हमारे पास में वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, तो दरअसल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको मैथ्स में भी बताया जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो गया हमारे पास में डी वी इक्वल टू 2 को बाहर रखेंगे, इसको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म होगा दरअसल डी ऑफ एक्स वाई। जैसे क्योंकि दो दो फंक्शन है हमारे पास में, तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस, फिर एक्स को कांस्टेंट रखेंगे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन जैसे डी एक्स का क्या होता है एक्स, डी वाई का क्या होता है वाई, तो उसी तरह इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि डी एक्स वाई है, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक कांस्टेंट, और ये क्या मिलेगा आपको बी इक्वल टू 2xy प्लस सी। एक मिनट इसमें माइनस भी है, ये माइनस आ जाएगा, फिर माइनस है, तो ये आंसर होगा, ये हो गया। नेक्स्ट है G6। तो G6 में क्या होगा, हमारे पास में क्या दिया है, E इक्वल टू 2r², तो फाइंड B ऑफ R। तो इस बारे में बात हुई थी हमारी, अगर लीनियरली चेंज होगा तो लीनियरली जब ज़्यादा वाले, लीनियरली मतलब लीनियरली नहीं, मतलब रेडियली जब जाएगा, तो रेडियली के हिसाब से फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और वेक्टर में लिखेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये क्या हो जाएगा आर कैप, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, है ना, तो ये वेक्टर में जब आप इसको लिखोगे पहले वेक्टर में क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर इक्वल टू 2r² आर कैप, तो हमारे पास आ जाएगा 2r² आर कैप इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर आर कैप, आर कैप से आर कैप कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया डी वी इक्वल टू माइनस 2r² डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा -2, और ये मिलेगा r³/3 प्लस एक कांस्टेंट, तो ये आंसर है। तो इस तरह से करेंगे, तो जब रेडियली चेंज होगा तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट 2। पार्ट 2 में G7। तो G7 में क्या हो रहा है, यहाँ हमें एक नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैरीज अ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन सेंटर के लिए तो किसी भी पॉइंट पर आप चार्ज रखो, हर पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी, क्योंकि रिंग पे चार्ज रखा है, तो मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो एक ही जगह में सारा चार्ज मान सकता हूँ। मैंने मान लिया कि इस टोटल जो चार्ज है वो यहीं रखा, मान लो एक पॉइंट पर ही रखा रिंग के, और ये इसका ओरिजिन है, यानी ये 0,0,0 है, और ये एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, इसकी रेडियस अपने को दिया हुआ है, तो r इक्वल टू है
0.5 मीटर और Q अपने को दे रखा है, तो क्या कह रहा है, ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन स्पेस, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल L इक्वल टू 0 बीइंग सेंटर ऑफ द रिंग इनवॉल्व्स अप्रोक्सीमेटली। तो हमें ये बताना है, इसका मतलब क्या, देखो हमें मालूम है कि इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। सेंटर पे अगर हम बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ कि ये सी पॉइंट है, सी का पोटेंशियल होता है Q/4πε0r, ये पोटेंशियल होगा। और इन्फिनिटी की बात करेंगे तो आप देख रहे हो कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ओके, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी आर की जगह इसने क्या लिया हुआ है, ये हो गया माइनस ई वेक्टर डॉट, ये हो गया डी एल वेक्टर, यानी एल क्या है, इसके अलोंग है ना। तो हम लोग जीरो से इन्फिनिटी के लिए इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी टू, बी इन्फिनिटी क्या है हमारे पास में, जीरो है ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्या लिखेंगे, देखो टीवी का क्या होगा बी, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस बी सी, बी सी अपने को दे रखा है, और ये माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जीरो टू इन्फिनिटी। अब होता क्या है कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज, मतलब इसकी लिमिट को अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, दरअसल ये प्लस हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ोगे, तो इन्फिनिटी से जीरो, और ये हो गया हमारे पास में ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, माइनस को यहाँ ले आते हैं, तो हमारे पास बी सी इक्वल टू आ गया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या डी एल वेक्टर है दरअसल ये, ठीक है, ये डी एल वेक्टर है हमारे पास में। तो डी एल वेक्टर, तो ये वैल्यू अपने को दे रखी है, कितना है, Q/4πε0r। क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, आर दिया, और 1/4πε0 की वैल्यू दिया, तो रखिएगा ये आंसर। तो इस तरह से करना है इसको। तो G7 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में I5। If the electric flux entering and leaving a closed surface are respectively of magnitude phi1 and phi2, then electric charge inside the surface will be। देखो पहले इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि एंटरिंग phi1 है और लीविंग कितना है हमारे पास में, phi2 है। पहले ये समझते हैं, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से फ्लक्स क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा ऐसे, जो कि पॉजिटिव फ्लक्स कितना होगा इसका, मैंने मान लिया कि phi1 इक्वल टू क्या होगा, Q1/ε0 होगा। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि दूसरा क्लोज सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस की बात करते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस है, और ये भी हमारे पास में गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ मान लेते हैं कि -Q2 चार्ज है, फ्लक्स क्या होगा इसमें आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही होगी, इसमें phi1 क्या हो जाएगा, -Q2/ε0 हो। क्लियर है। तो आप इसका मतलब, अगर मैं दोनों चार्जेस को अगर इसमें रखता हूँ, क्या लिखूंगा, Q1 -Q2, है ना। तो नेट फ्लक्स कितना जा रहा होगा, आ रही बात सुन में, यहाँ से नेट फ्लक्स कितना जा रहा होगा, तो आप देखोगे कि नेट फ्लक्स इस केस में कितना जा रहा होगा, यानी फाई इक्वल टू phi1 माइनस, सॉरी, नेट फ्लक्स कितना होगा, Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई ε0 ना, यही होगा। यानी कितना हो गया देखा जाए तो हमारे पास में, यानी Q1/ε0 माइनस Q2/ε0, है ना, यही है। तो हमारे पास में टोटल फ्लक्स ये है।
यानी यहाँ से जाने वाला फ्लक्स क्या रहेगा, ये रहेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है अपने को, यहाँ जो फ्लक्स से बोल रहा है, तो ये हमने विद साइन ले लिया यहाँ, लेकिन कहने, अब देखो इसमें कहने का मतलब क्या है, ये तो हमने विद साइन ले लिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है कि आने वाला फ्लक्स कितना है यहाँ, मतलब सरफेस से बाहर जाने वाला फ्लक्स φ2 है और आने वाला कितना है φ1 है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा फिर, तो टोटल फ्लक्स हो गया उस केस में φ2 माइनस φ1 ना, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ये इक्वल टू लिखोगे चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट ना। तो चार्ज एनक्लोज कितना आ गया यहाँ, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट φ2 माइनस φ1, तो ये आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो इस तरह से करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में I6, इसने कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। तो दरअसल इसमें मैं बता दो देता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, वैसे तो अभी इसको डिस्कस भी करेंगे हम लोग आगे। इलेक्ट्रिक डायपोल की जब भी बात की जाती है तो उस केस में क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब उसको स्फीयर के उस पर रखा है सेंटर पे, यानी इस तरह से ये, और इन दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में क्या होता है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस वो काफी स्मॉल होती है। तो एक पे माइनस क्यू चार्ज है, एक पर इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ चार्ज एनक्लोज जीरो हो जाएगा। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर, नहीं, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस स्फीयर इज नॉन जीरो, जीरो होगा प्लस फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन सरफेस सर्कल ऑन दिस स्फीयर, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन दिस स्फीयर। तो खैर ये तो आगे का आ गया है इसमें। और फ्लक्स क्या होगा इस केस में, देखो दरअसल इसमें चार्ज एनक्लोज क्या है, गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज क्या है यहाँ, यानी क्यू एनक्लोज जीरो है। तो क्यू एनक्लोज अगर जीरो है तो टोटल फ्लक्स तो क्या हो जाएगा यहाँ, जीरो, क्योंकि क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो जीरो आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में आप देखोगे कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, वो आपको मैं डिस्कस करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ्लक्स तो हमेशा इससे क्लोज सरफेस से क्या होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज एंड क्लोज क्या है, जीरो है। लेकिन यहाँ इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी तो इतना मान लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर I7, फिगर 1 shows an imaginary tube, एक क्यूब है हमारे पास में, जिसकी लेंथ अपने को L दिया है, और एक रॉड है जिसकी लेंथ 2L है, वो जस्ट एंटर करना शुरू करती है। तो लेंथ इसका 2L है, ओके, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसकी स्पीड दिया हुआ है, कांस्टेंट है। At t equal to 0, the left end of the rod just touches the center of the base of the tube opposite to it. Which of the graphs shown in figure represent the flux of the electric field through the tube as rod goes through it? ये दरअसल ये चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यानी इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो हमें बताना कि किस तरह से आप फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाना। ये टी है और ये फ्लक्स। तो यहाँ ऐसा है दरअसल, देखो ये क्यूब है पूरा, है ना, और ये रॉड है हमारे पास में 12 लेंथ की है। तो आप ऐसे समझो
ये ले लेते हैं, मान लो ये रोड है। तो ध्यान से समझिएगा, देखो जब ये एंटर करने लगेगा, क्योंकि क्यूब है तो पूरा क्लोज सरफेस हुआ ना, तो जितना धीरे धीरे क्या करेगा, इतना पार्ट इसका जैसे अंदर आया ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, फ्लक्स होगा ना। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ आएगा, अब जैसे यहाँ आया तो आप देख रहे हो कि कंप्लीट ये इतना पार्ट इसका लेंथ अंदर आ गया है। अब उसके बाद देखो, क्योंकि इसकी लेंथ तो 12 है ना, तो लेंथ मतलब 12, ये वाली इतनी लेंथ मान लेते हैं हम लोग। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उतनी लेंथ है। लेकिन जैसे ही इंडिया पहुंचेगा, उसके बाद देखो वापस से टोटल लेंथ क्या हो रही है इसकी, कम होने लगेगी ना, कम होने लगेगी ये। उसके बाद क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। यानी पहले क्या करेगा, यहाँ फ्लक्स बढ़ेगा, है ना, उसके बाद यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आते देखो कांस्टेंट, उसके बाद देखो फिर कम होने लगेगा। ये लेंथ मान रहा हूँ मैं, ये फिंगर से और ये वाली लेंथ। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कैसे करेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मान लो किसी टाइम थी बात, ये यहाँ कहीं पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितना चला है यहाँ से, टी टाइम की बात करेंगे, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर यहाँ था। किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं, तो ये लेंथ कितना हो गया, बी इंटू टी ना। अभी कह रहा है कि इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं कि टोटल चार्ज अगर क्यू है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू बाई 12 ना। यानी इतना चार्ज अंदर आ गया इस टाइम पर, टोटल एनक्लोज चार्ज कितना हुआ, तो वो आ जाएगा लेमडा इनटू वीटी ना। तो फ्लक्स कितना हुआ हमारे पास में, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ना, यानी लेमडा वी बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टी ना। तो आप देख रहे हो लीनियरली क्या करेगा, तो लीनियरली ऐसे इंक्रीज करेगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ से एंटर किया, और उसके बाद देखो कुछ टाइम तक क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। यानी फ्लक्स क्या बना रहेगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो है ना, क्योंकि उसकी यहाँ तक क्या करेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। उसके बाद जैसे वापस ये बाहर आने लगेगा, फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वही लीनियरली क्या करेगा, वो डिक्रीज करता जाएगा। ये वाला ग्राफ होगा इसका, ठीक है। क्योंकि वहां भी जब बाहर जाने लगेगा तो चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा था, लीनियरली चार्ज क्या होगा, एक तरह से एनक्लोज चार्ज कम होने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। I7 भी हो गया। I9। I9 में क्या कह रहा है, 8-point charges can be assumed as uniformly charged small spheres, and their centers at the corner of the cube having value q each are fixed at vertices of a cube। तो हमारे पास में क्यूब दिया हुआ है, हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो ये क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू रख दिया है। यानी इसके 8 कॉर्नर्स है, हर एक पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। 8-point charges can be assumed as uniformly charged small spheres, and their centers at the corner of the cube having value q each are fixed at a vertices of a cube। The electric flux through square surface ABCD of the cube बताना है, ओके, कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो कैसे करेंगे, आप ये देखो कि जितने भी चार्जेस यहाँ रखे हैं, ए बी सी डी कॉर्नर पे जो है, उससे इस फेस से पास होने वाला फ्लक्स तो जीरो ही है। क्यों, क्योंकि वो इसी इसी से ऐसे होगा ना, इसी के सरफेस के पैरेलल लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जारी होगी, तो इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन इसका देखो बाप, इसका क्या होगा, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके पूरे क्यूब के कंट्रीब्यूशन में कितना आएगा, ये बात हुई थी हमारी, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, ये मेरे ख्याल से विजुलाइज हो गया होगा आपको। तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो इस कॉर्नर पर है, तो आप इस सरफेस से, उसके बाद इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से इसका फ्लक्स क्या होगा, तो बचे कितने फेस इसके लिए, 1 2 और एक बैक वाला। तो ये लेकिन ये सिमेट्रिकली रखे हुए हैं इसके लिए, तो कितना हो जाएगा इसमें, यानी
पूरे से हो गया था Q/8 ε0, तो अब एक का कितना 1/3 करेंगे, Q/24 ε0 हो गया। कितना हो गया, तो यानी हो गया हमारे पास में Q/24 ε0। लेकिन यहाँ चार चार्ज है ना, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी इस फेज से जो पास होने वाला फ्लक्स वो कितना आ जाएगा, Q/6 ε0। तो ये आंसर होगा, यानी हो गया ABCD। ये समझ में आ गई बात, मैंने क्या कहा, तो आगे चले सर क्वेश्चन वो नंबर। फेस वाला बोलो ना, आपने क्या बोला, वो सेम फेस देखो मैं पे जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले समझ में आया कि इस कॉर्नर की पर पे चार्ज अगर रखा है तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, Q/8 ε0। ये समझ में आया पहले तो। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ देखो, इस ये यहाँ कॉर्नर पे रखा तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि ये इसी कॉर्नर पे रखा है ना, क्योंकि जो लाइन से वो ऐसे जाएगी ना इसके पैरेलल, और इधर इसके पैरेलल और एक नीचे वाले के पैरेलल, तो इससे भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है इसका, इससे भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, इस वाले से भी नहीं हो रहा है, तो तीन फेसेस से तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये फेस और ये फेस और एक ये वाला फेस, इसके लिए सिमेट्रिकली रखे ना तीनों फेस, तो हर एक फेस से कितना पास होगा, 1/3 करेंगे ना, यानी हर एक फेस से कितना हुआ, तो Q/24 ε0 हो जाएगा। ये समझ में आया। हाँ सर। अब आप देखो कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास, Q/6 ε0। कैसे करना, नेक्स्ट है I10। Figure shows two large cylindrical shells having uniform linear charge densities। तो ये कह रहा है कि लार्ज सिलेंड्रिकल शेल है। हमने बात हुई थी कि अगर हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर अगर चार्ज, उसके सरफेस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे हम लोग। तो मान लो ये सिलेंडर है हमारे पास में और ये कोएक्सल सिलेंडर रखे हुए हैं, और अंदर वाले पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन कितना लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है उसका -λ, आउटर वाले पे दिया +λ, और एक चार्ज पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और इनर सिलेंडर जो है उसकी रेडियस दिया है इसने a है, और आउटर जो रेडियस है वो b है। तो कह रहा है अपने से, फिगर शोज टू लार्ज सिलेंड्रिकल शेल्स हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटीज +λ and -λ, radius of inner radius is a, inner cylinder is A and that of outer cylinder is B. A charged particle of mass m charge q revolves in a circle of radius r, then its speed v is neglect gravity and assume the radii of both the cylinders to be very small in comparison to their length। तो देखो क्या हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ऐसे, है ना, और इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी -λ दिया है। तो हम ये r डिस्टेंस पे, क्योंकि सिलेंडर के बाहर वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और आपको भी मालूम है कि इस वाले सिलेंडर के लिए भी अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो सिर्फ इसकी वजह से इस पॉइंट पर अपने को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अगर किसी इंस्टेंट पे मैं मान लेता हूँ कि चार्ज पार्टिकल यहाँ है और ये मान लेते हैं कि b स्पीड से जा रहा है, और इसकी जो रेडियस है मैं कहता हूँ कि अगर ये r है, तो अगर मैं टॉप व्यू देखूँ इसका, तो आप देखोगे कि ये एक तो सिलेंडर ये है, इसकी रेडियस a है, और एक सिलेंडर ये है, इसकी रेडियस b है, और ये जो चार्ज पार्टिकल वो इस रेडियस में घूम रहा है। तो आप देख रहे हो कि अगर इसकी स्पीड में कहता हूँ v है, इस पे चार्ज पार्टिकल q है ना, तो आप देख रहे हो कि इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है,
नेगेटिव होने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल को क्या लगेगा, इधर ही तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, लेकिन वो Q इंटू ई, और है ना, और वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, mv²/r। और हमें मालूम है कि इसकी वजह से E कितना होता है, वो होता है λ/4, λ/2 एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू mv²/r। तो सिलेंडर के लिए, इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो λ/2 एप्सिलॉन नॉट r होता है। फाइंड किया था हम लोगों ने, यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो गया, तो आप देख रहे हो कि v इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, तो v इक्वल टू आ जाएगा q λ/2 एप्सिलॉन नॉट m का स्क्वायर रूट। तो ये आंसर है, यानी इतनी उसकी स्पीड होगी जिस स्पीड से वो क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वो वैल्यू याद होगी तो ये अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन, बड़ा टफ क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। देखो कैसे करेंगे। A positive charge Q is placed at a distance of 4r above the center of a disk of radius r। ये हमारे पास में I11 है, और ये हमारे पास में एक डिस्क दिया है, डिस्क की रेडियस अपने को दिया हुआ है इसने, कैपिटल R है, और यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसके सेंटर से, इसके यानी इस एक्सिस के अलोंग ही है, जो डिस्क है उसके एक्सिस के अलोंग 4r डिस्टेंस पर रखा है। Positive charge Q is placed at a distance of 4r above the center of a disk of radius r. The magnitude of flux through the disk is phi. Now अब यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, phi है। Now a hemispherical shell of radius r is placed over the disk such that it forms a closed surface. The flux through the curved surface taking direction of area vector along outward normal as positive is. अब यहाँ देखो, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना बता रहा है, phi बता रहा है, यानी यहाँ से जो पास होने वाला फ्लक्स क्या है, यहाँ phi है। इससे फ्लक्स यहाँ से जा रहा होगा, ओके। तो आप यह देख रहे हो कि ये कह रहा है कि यहाँ से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो फाई है। अब क्या क्या है, इसने यहाँ एक इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया जिसकी रेडियस आ रही है, इसका मतलब चार्ज तो अभी भी यहाँ कितनी डिस्टेंस पर रखा है, यहाँ से 4r डिस्टेंस पर रखा है। तो आप देख रहे हो ये तो पूरा क्लोज सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस हो गया, तो जो फ्लक्स, जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स है वो अगर एंटर कर रही है तो बाहर भी चली जा रही है, यानी इससे टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, प्लेस इसके अंदर फ्लक्स कितना हुआ, 0 फ्लक्स हुआ, इसके अंदर तो फ्लक्स हुआ, तो अब 0 फ्लक्स हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई एनक्लोज चार्ज तो है नहीं, तो 0 होना ही